अस्सलाम वालेकुम। बिना वक्त ज़ाया करे आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड एपिसोड। मुस्तकबिल का साधन। हाँ, यहाँ से मुस्तकबिल का साधन बैठा था। उसी मेज़ की तरफ आओ तो एक लड़की बैठी थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, मुनासिब कद काट, आंखें शहद रंग की थी, नाक में जेवर था, हाथ में कांच की चूड़ियाँ, लिबास बेहद आम सा था। बड़े बड़े पाँचों वाले सुर्ख ट्राउज़र के साथ हमरंग कमीज़ और सर पर दुपट्टा ले रखा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस वाजिबी से नकूस थे। आप मुझे राफ़े हैदर के घर में होने वाले रेड के बारे में कुछ तफसील बता सकते हैं? वो अपने सामने बैठी एक लड़की से पूछ रही थी। बेलियों वाली दीवार की दूसरी तरफ बैठे सादान ने लड़की की आवाज़ पर उसे मुड़ कर देखा। उसकी बोरियत दूर करने का सामान मिल चुका था। आप इस वक्त वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे ना? मेरा एक केयरटेकर है, वो भी इसी तरह हर जगह रेड में शामिल होता है। यानी वो नैब वगैरह से नहीं होता है, बस एक आम सा रिपोर्टर होता है और एक जगह रेड में शामिल हो जाता है। वो हाथ उठा उठा कर बोल रही थी। उसकी हर हरकत के साथ उसकी चूड़ियाँ हिलने लगती थी और शोर सा पैदा होता। कॉफ़ी पीते सादान के हाथ एकदम साकित हुए तो वो इस वक्त सिर्फ उन चूड़ियों की आवाज़ सुनना चाहता था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रेड से एक जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक़ है। सॉरी, ज़बान ही पलट रही थी। क्या मैं उसे किसी तरह इस मंज़र में फ़िट कर सकती हूँ? वो इज़हद परेशान, एक्साइटेड और नर्वस नज़र आती थी। लिखारियों के मसले लड़का सोच में पड़ा। आपने अपने किरदार को जर्नलिस्ट ही क्यों रखना है? आप ऐसा करें कि उसे पुलिस में भर्ती कर दें। मशवरा देकर वो सैंडविच खाने लगा। आप अपने किरदार में आपसे पूछ कर ड्राफ्ट करूँगी। वो एकदम तिरक कर बोली। सादान का कहका मार कर हंस पड़ा। लड़की ने बाकायदा गर्दन घुमा कर नागवारी से उसे देखा। सादान ने हाथ उठाकर माजरत की हो जैसे फिर चेहरा मोड़ लिया। असल में मैं 2 किस्तें शाये कर दी हैं अब के। वो ज़रा तहम्मुल से बोली। उसके सामने बैठे लड़का उसकी बात में ज़्यादा दिलचस्पी उसके चेहरे में रखता था। उन 2 किस्तों में हीरो एक जर्नलिस्ट है। अब जाहिर है ये चीज़ बदल नहीं सकती और मेरे हीरो को उस रेड में जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाता है और जिसके घर में रेड होता है वो अफसर बाद में उससे अपनी सबकी का इंतकाम लेता है। अब आप बताएं, आप इस अफसर के घर खुद गए थे या फिर ये सियासी प्रोटोकॉल होता है? वो सवाल पूछकर अब दोनों हाथ को बाहम मिलाए जवाब की मुंतज़िर थी। असद आबिद नामी वो शफाफी नहायत सुकून से चॉकलेट कुकीज़ खा रहा था। लड़की सोच चुकी थी कि अपने एक किरदार को इस कदर बेहसी से कुकीज़ खाते हुए ज़रूर लिखेगी। मिस हिंजला अहमद ज़ई, आपकी हीरोइन कैसी है? क्या वो खूबसूरत है आपकी तरह? वो उस आदमी को देख कर रह गई। तो उसने क्या पूछना चाह रही थी और वो क्या बता रहा था? उसका चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ, मगर मुट्ठियाँ भीज गई थी। तिरछे रुख पे बैठे सादान उसके हर अंदाज को नोट कर रहा था। वो जानना चाहता था इस लड़की की बर्दाश्त किस हद तक है। मेरी हीरोइन की खूबसूरत होने से आपका क्या ताल्लुक़ है? मेरी जैसी होने से क्या ताल्लुक़ है? असद आबिद मुस्कुराया और सैंडविच प्लेट अपनी तरफ खिसका ली। वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। असल में सहाफ़ी मेरे जैसा है ना? तो हीरोइन मिस्टर आबिद आपकी वो बोली तो उसका लहज़ा मुख्तलिफ था, कुछ सख्त सा। दुआ ने जब मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो तब उसने मुझे बावर करवाया कि आप शरीफ और मज़हब आदमी हैं। मैं चाहती हूँ कि जब वो मुझसे पूछे कि मेरी मुलाकात आपसे कैसी रही तो मैं उसे बताऊं कि ठीक रही। आप क्या चाहते हैं मैं उसे क्या बताऊं? दुआ आपकी कज़न है ना? असद ने सैंडविच का टुकड़ा किसी तरह निगला। ये वही जानता था। सादान की दिलचस्पी उस लड़की में मज़ीद बढ़ गई। आज पहली बार वो काफ़ी ज़्यादा किसी इंसान में दिलचस्पी लेने लगा था। जी आप सही कह रही हैं मिस हिंजिला, मैं बस मजाक कर रहा था। वो संभल कर बोला तो सैंडविच से हाथ खींच लिया। पूछें, आप क्या पूछना चाहती हैं? हिंजिला ने सपाट अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सादान ने अपनी हल्की बड़ी हुई सेफ खुजाई आंखें छोटी करके उन दोनों को देखा और गर्दन ढलका दी। उसके शैतानी दिमाग में किसी बर्दाश्त आजमाने का ख्याल आया। वो अपनी जगह से उठकर कॉफ़ी को मग हाथ में था टक टक मेज़ की दाएं तरफ रुक कर उसे हथेली की पुश्त से मेज़ को बजाया। मेज़ पे बैठे मुसफ़ा और जर्नलिस्ट
दोनों ने बेवक्त चेहरा उठाकर उसे देखा। असद आबिद गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। क्या तकलीफ़ है आपको? भाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। काफ़ी देर से आपकी आंखें काबू में नहीं आ रही थी। अब आप हाथ सावधान सर आप। उसका लहजा धीरे ढेर सारे रुआब के ज़ेर असर था। हिंजला बस उन्हें देख रही थी। उसकी नज़रें बंदविलम पे मानिंद घूम रही थी। तुम इस तरह ऑफिस की बातें सीक्रेट्स अपने किसी डेट को सुनाते हो? वो डेट पे जोर देकर बोला तो मुसफ़ा का चेहरा सुर्ख हुआ। ज़बान संभाल कर। हिंजला की बात आधे में रह गई। मैं अपनी जूनियर से बात कर रहा हूँ मिस। आप खामोश रहें। वो उसे नहीं देख रहा था, बस असद को देख रहा था। यूं ही उसे देखते हुए असद की छोड़ी हुई कुर्सी पे आकर बैठा, टांग पे टांग जमा ली। सादान सर, असल में ये मेरी कज़न की दोस्त है, बहुत काबिल राइटर है। इनको कुछ डिटेल चाहिए थी तो तुमने सोचा था कि क्यों ना ऑफिस की सीक्रेट्स, सियासी प्रोटोकॉल, किसी भी बेहद काबिल इज़्ज़त ऑफिसर के घर में होने वाली एक बेमकसद रेड की तफसील सुना दी जाए। वो अफसर कितना काबिल इज़्ज़त है ये हम सब जानते हैं। आपका ताल्लुक जिस शबे से है वो भी हम जानते हैं। लिहाजा आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। वो तेज तेज बोलते हुए असद की तरफ मुड़ी। हम कहीं और चल सकते हैं असद साहब? यहाँ कुछ गैर ज़रूरी और ढीठ लोग आ चुके हैं। आखिरी बात पर सादान को देखते हुए कही और दिल खोल कर मुस्कुराया, जैसे अपनी तारीफ पसंद आई हो। फिर वो बाजू सीने से बांधे फुर्सत से असद आबिद को देखा। आप उनको मज़ीद तफसीलात देना चाहते हैं? वो गुफ्तगू सी कैफियत में चंद पल खड़ा रहा, फिर जल्दी से अपना मोबाइल और बाइक की चाबी उठाई और अगले ही लम्हे वो कैफे का दाखिली दरवाज़ा पार कर गया था। हिंजला बेयकीनी से उसे जाते हुए देखती रह गई। वो उसका आखिरी कांटेक्ट था जो उसे 3 माह की ख्वारी के बाद मिला था। उसे 15 दिन बाद किस्त साय करनी थी और जो हुआ था वो उसे प्रोसेस नहीं कर सकी। आइंदा किसी रिएबल इंसान से रब्ता करना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी नज़रें दाखिली दरवाजे पर टिकी थी। आंखों में कुछ करब सा था। कोई लिखारी समझ सकता था जिसका मसूदा अधूरा हो और उससे स्याही छीन ली गई हो। जो मेरे आखिरी कांटेक्ट था। उसने सादान की तरफ देखा। उसके लहजे में कुछ था जिसने एक पल के लिए सादान के लफ्ज़ मुख्तफिल कर दिए। वो तो बस मजाक कर रहा था। हम एमर्जिंग राइटर्स को क्या 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 झेलना पड़ता है जानते हो? अपने आप को इस मुल्क में मनवाने के लिए जहाँ सिर्फ 3-4 लिखारियों का काम पढ़ा जाता है, हम वहाँ इतना लिखते हैं कि हाथ घिस जाए और शायद हम तब तक किसी को नज़र आ जाए, इतना कि रातों की नींद ख़त्म हो जाए, इतना कि हम अपनी किताब पे टके का फ़ायदा न ले सके, इतना कि हर मौसीदों पे बेकार थर्ड क्लास के थप्पे सुन लें। लेकिन हम नहीं रुकते। जानते हो क्यों? वो दोनों हाथ मेज़ पे रखे आगे को झुकी और आंखों पर पानी चमक रहा था। वो वाकई हट हुई थी। जान मारनी पड़ती है। वो एक ज़रा सी रिसर्च और कॉन्टेक्ट्स के लिए 3 माह से मैं पाकिस्तान की कई छोटे बड़े जर्नलिस्ट से रब्ता करने की कोशिश की है। तुम्हें भी डीएम्स और ईमेल्स भेजा होगा। अगर आप सरकार की नज़र पड़ी हो तो तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर उसे यहाँ से भगा दिया। तुम जानते हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया? उसका दिल चाह रहा था वो चीख चीख कर रोने लगी। सादान हक्का बक्का रह गया था। क्या वाकई उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया था? हर आए दिन वो यूं ही कैफे में बैठे हुए किसी के साथ प्रैंक कर देता था, आदत से मजबूर, मगर उसने कभी किसी का नुकसान करने का नहीं सोचा था। बेटे अब तो हो गए नुकसान। मुझे नहीं पता था कि आप मज़ीद। वो कुछ कह न सका कि हिंजला पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी। सादान उसके लिए कुछ ना कर सका सिवाय उसे जाते देखने के और सिवाय उस मेज़ पे खाली हाथ रह जाने के। हिंजला अहमद ज़ई उससे पहली मुलाकात अच्छी खासी नाखुशगवार रही थी। हाँ, उससे दोबारा भी मिला था। वो उससे दोबारा मिला कैफ़े वाली किससे कोई 1 हफ्ता बीत चुका था। किसी सूरत के तहत एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए उसे वो नज़र आई थी। सीट की तलाश में वो उसके मुतालसी नज़रें भटक रही थी। जब उसे पूरे मेट्रो में सिर्फ एक जगह खाली नज़र आई, अगर वो भरी हुई भी होती तो वो जगह खाली करवा सकता था। वो सीट पर आकर बैठा तो खिड़की वाली सीट पर बैठी लड़की ने पलट कर उसे देखा। एक लम्हे को उसका चेहरा सुर्ख हुआ था और आंखों में खून उतर आया। उससे पहले कि वो कुछ कहती सादान कह उठा, उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। वो हाथ उठाकर बेहद मज़रती अंदाज में बोला, एक नए लिखारी के लिए जितनी मुश्किलात आती हैं मैं उन्हें समझ सकता हूँ। आपकी बकवास में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो धीमे लहजे में गुर्राई। उसका बस न चलता था कि सादान को चलती बस से धक्का दे दे। मुठ्ठियाँ भींच कर उसने जब्त करने की कोशिश की। बकवास मत सुनो, बस इल्तिजा सुन लो, बल्कि वॉलेट पॉइंट्स सुन लो। मैं उस दिन बस मजाक कर रहा था। हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर क्या दूसरा वो
लड़का तुम्हारे इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा तुम्हारे चेहरे और कॉफ़ी में दिलचस्पी रखता था। तीसरी बात, कहानीकारों के लिए ये दुनिया कितनी जालिम है मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। वो यहाँ चीख चिल्ला नहीं सकती थी और उसका सर भी नहीं फाड़ सकती थी। लहजा और रुख मोड़ कर बैठ गई और उस वक्त वह जब्त करके मराहल से गुजर रही थी। हम दोनों कहानीकार हैं। तुम लिखती हो, मैं सुनाता हूँ। तुम गढ़ती हो, मैं हकीकत बयान करता हूँ। तुम्हारी कहानियों में हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, मेरी कहानियों में बस एंडिंग्स होती हैं। मुझे अगली बार ये मत कहना कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। हिंजिला कुछ बोली नहीं, मगर उसके तने तासुरात ढीले पड़ गए। पाकी का सारा सफ़र उससे उसी रुख मोड़े हुए बैठी रही। दोबारा उसे मुखातिब सादान ने भी नहीं किया, बस वो कागज़ पे कुछ लिखता रहा। सादान का स्टॉप आ गया जब बिलाखिर उसने कागज़ फोल्ड किया और पेन वापस अपने कोट्स की जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ और कागज़ अपनी सीट पे रख दिया। खिंजिला कागज़ को यूँ घूर रही थी जैसे कोई मोहब्बत का भेजा गया रखिया। सादान सीट पे हाथ रखने ज़रा से झुका। लगता नहीं हूँ, मगर यकीन करे बहुत शरीफ आदमी हूँ। लड़कियों को रखे देते नहीं या कोई लेती नहीं। वह तड़क कर बोली तो सादान मुस्कुराया। आपको देख लेते हैं कि कभी मैं आपको रखिया दूँ तो ले लेंगी। फ्लर्ट करने लगा भाई ये तो सादान की क्या बात। मैं रखिया तुम्हारे मुँह पे दे मारूंगी, यानी आप ले लेंगी। मुँह पे मारने के लिए भी उसे लेना ज़रूरी होता है। वह हुनूस मुस्कुराता रहा। हाजिर जवाबी में कोई उसका सानी नहीं था। लड़की ने कुछ कहने के मुँह खोला, मगर उसने वो तमाम डिटेल्स हैं जो तुम्हें चाहिए ईमेल्स पढ़ी थी तुम्हारी। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए तो आखिरी में 2 नंबर थे, इस पर कॉल कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। भीख नहीं चाहिए तुम्हारी, जानता हूँ, लेकिन मैं बस एक कहानीकार की मुश्किलात आसान कर रहा हूँ, बेगैर किसी मुफाहमत के ख्वाहिश के। वो कहकर चला गया। हिंजिला अगले कई लम्हे उस कागज़ को देखती रही, पहले गुस्से से, फिर बेबसी से, फिर थक कर। बिलाखिर एक माँ की सी ममता से उसे संभाल कर बैग में रख दिया। उसने कहा था कि उसे भीख नहीं चाहिए, लेकिन ये तो इजला था ना। भला कागज़ से कैसी नाराज़गी। ये उस एंकर की बाप की मीरास थोड़ी था। लिखारियों के पास खुद को और लोगों को देने के लिए कई तसल्लियाँ होती हैं। वह तीसरी बार भी मिले थे। बस वाक़े के बाद वो उससे अक्सर टकराने लगा था। पहले तो वो उसे घूरियों से नवाजती चली जाती थी, फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ तो उन दोनों के दरमियान हाय हेलो का तबादला भी हो जाया करता था। वह हर रोज़ सुबह उस कैफ़े में लिखने और सादान कॉफ़ी पीने आता था। पहले वो नागा कर लिया करता, मगर अब कुछ था। वो उस ब्लू सी लेडी दीवार के साथ वाली मेज़ में कुछ था। उस कैफ़े की कॉफ़ी गर्ल के पार नज़र आती शहर में, जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पहले वो आम से होलिये में भी आ जाता था। आजकल वो खुशबू और लिबास का बहुत ख्याल रखता था। बेचारे को मोहब्बत हो गई। एक एहसास सा जो उस लड़की की मौजूदगी से नथी हो गया था। एक वाजदान सा था जिसने सादान शाह की समातों में मोहब्बत नामी गैत महफूज कर डाला था। एक हिफ्ज़ आसार था जिसने उसके दिल के गिर्द पहरा डाल दिया। वो उस पहरे से जान नहीं छुड़वाना चाहता था। उस रोज़ भी वो लैपटॉप पे कुछ लिखते हुए रुक जाती, फिर लिखती, फिर रुक जाती, फिर कभी स्क्रीन गिरा देती, कभी आसपास देखने लगती। उसी पर उसकी नज़र दाखिली दरवाजे पे मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए अंदर आते थे। सादान पड़ी वो मुस्कुराया। खिंजिला ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नाकाम भी। उसके पास ख्वाह नहीं गया था, मगर उस रोज़ चला गया था। शायद आज वो ख्वाह नहीं गया था। उस रोज़ उन दोनों से उसके नावल के मुतल्लिक ढेर सारी बातें की थी। अपने ऑफिस से आने वाले हर कॉल को उसने इग्नोर की थी, यहाँ तक कि उसे अपनी सेक्रेटरी के धड़ाधड़ मैसेज आने लगे थे कि 10 मिनट में शो ऑन एयर जाने वाला है। आप कहाँ हैं सर? सर क्या बताते कि वो एक कैफ़े में बैठे एक मुशफ़्फ़ा के दुख सुन रहे हैं। बेचारा। ये था कि राइटर साहिबा को अपनी ही लिखी कहानी में केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही थी, और अगर राइटर्स को अपनी कहानी में झोल नज़र आ रहा हो तो सारी दुनिया उसकी तारीफ़ कर दे, वो उस तारीफ़ को दिल पे नहीं लेता। जी माशाल्लाह से बहुत ढीठ होते हैं लिखारी। सो कैंसिल कर दो या फिर जो मर्ज़ी कर लो, मैं नहीं आ रहा। टका सा जवाब लिखकर भेजा। उसकी सेक्रेटरी बाकायदा गश्त खाते खाते गिरी, अगर इतना गैर प्रोफेशनल जवाब। सर आप इस तरह बगैर किसी वजह के इसको कैंसिल नहीं कर सकते। सादान ने एक नज़र मैसेज को देखा, दूसरी नज़र लैपटॉप पे, फिर खुले मसूदे के जो उसे पढ़ने के लिए दिया गया था। उसकी अगली नज़र हानि चंद घंटों में वो उसे एक निक नेम दे चुका था की तरफ उठी। वो जिस पे बेचैनी एतराफ़ से उसे देख रही थी, वो शो तो क्या करियर भी कैंसिल कर सकता था। वजह तो है जिसे तुम समझ नहीं सकती।
और शायद मैं भी नहीं। उसने मैसेज भेजकर मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर मुकम्मल इन्हाक से मसीदे को पढ़ने लगा। किस्त की आखिरी सतर पढ़ते हुए उसकी आंखें 27 थी। हीरोइन फ्रेंच थी और हीरो पाकिस्तानी। उसके फ्रेंच के मुकामले उसकी खूबसूरती से लिखे गए थे कि सादान दंग रह गए। तुम्हें फ्रेंच आती है? उसने हिंजिला से पूछा। मुझे फ्रेंच हिफ्ज है, बहुत पसंद है मुझे ये ज़बान। सादान मुस्कुराया और दोबारा पढ़ने लगा। अगर ये केमिस्ट्री नहीं है तो फिर दुनिया में केमिस्ट्री नामी कोई चीज़ नहीं है। आखिरी सतर पढ़ते हुए उसने फ्रेंच में कहा। उसका हुर्फ सच था। बगैर किसी बनावट की लिखानियों को अल्फाज लहजे बन के सुनाई देते हैं। ये वो मखलूक है जो सच होठों से नहीं, आंखों और चेहरों की तासुर से जान लेते हैं। हानि सच जान चुकी थी। तुम्हें फ्रेंच आती है? वो हैरान हुए बगैर न रह सकी। मुझे फ्रेंच हिफ्ज जब उसकी आंखों में देखते हुए बोला। ये परफेक्ट है हानि, फिक्र करना छोड़ दो। वो उसका मौसूदा परफेक्ट था। आज उसे सादान इतना बुरा नहीं लगा था जितना पहले लगा करता था। अक्सर तारीफ के बाद कोई बुरा नहीं लगता बेटा। उस शाम उन्होंने उस नावल, उसके अगले नावल और अगले 5 सालों की नावल की कहानी मुत्तलिक बहुत सारी बातें की थी। एक प्राइम टाइम शो करने वाला एंकर अपना शो कैंसिल करके एक गुमनाम लिखारी के मसूदे की झोल दुरुस्त कर रहा था। कॉफ़ी का आदी वो चाय के कप पी रहा था। मूरख को चाहिए था कि वो इस वाक़ये की तारीख को वो पन्नों में दर्ज कर ले, कभी ना मिटने के लिए। और फिर वो आखिरी बार भी मिले थे, शायद कभी ना मिलने के लिए। पूरे 3 माह उस कैफ़े में हर रोज़ मिलते रहे और ये भी उसी तरह एक आम सा दिन था। वो लैपटॉप मेज़ पे के सामने रखा खटाखट कुछ टाइप कर रही थी। सादान उसके सामने बैठा था, खामोशी से उसे देखता। वक्फे से वो कुकीज़ और सैंडविच तोड़ कर उसकी तरफ बढ़ा रहा था, जिन्हें वो ले लेती मगर उसे देखे बगैर खा लेती। कॉफ़ी के घूंट भरती और एक बार फिर लिखने लग जाती। वो काफ़ी देर बर्दाश्त करता रहा, फिर बिलाखिर फट पड़ा। तुम्हें राइटिंग ब्लॉक कब होगा? वो कितना लिखोगी? हानि ने निगाह उठा के ताज्जुब से उसे देखा। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? इतने वक्त बाद तो लिखना शुरू किया है। तुम चाहते हो मैं लिखूँ? नहीं। वो सुलग उठी थी। तो मुझे इग्नोर कर रही हो? वो भी 1.5 घंटे से मैं काम कर रही हूँ शादाना। आज उसे जमा करवाना है, आखिरी तारीख है। वो सीधा हो बैठा। तो तुम कल जमा करवा देना, या फिर मुझे बाद में बुलवा लिया होता। कम से कम मैं यूँ इग्नोर तो ना हो रहा होता। कल नहीं कर सकती। कल मुझे वापस जाना है। वापस कहाँ? सादान के एहसासात एक लम्हे के लिए बेदार हो चुकी थी। गांव जाना है, अपने घर। तुम क्या कह रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा गांव? ये ख्याल ही उसे अब रोज़ नहीं देख सकेगा। इस ख्याल ने ही शादान के रुकियों में बेचैनी भर दी थी। सब बताती हूँ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आज का शो तुमने उस मुदासिर रज़ाक को बुलवाया हुआ है ना? एकदम उसने लैपटॉप से निगाहें हटाकर सादान के चेहरे पे जमाई। वो कहता है कि उसका किसी मुल्क के दुश्मन सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम उसे साबित कर पाओगे? तुम्हारे पास कोई लीड है? हाँ है, वो लापरवाही से बोला, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है। किसी थर्ड पर्सनल है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकते। वो रवानी में कह गया था, मगर जब उसकी नज़र हानि के चेहरे पर थी वो बेअख्तियार पछताया। उसका चेहरा सपाट हो चुका था। हानि, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम थर्ड पर्सन हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम उसे समझ ना आया कि वो क्या कहे। जो था सिर्फ वो सादान की जानिब से था। हिंजिला तो आज भी शायद उसे एक कैफ़े में मीटिंग समझती थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो, कब और क्यों? कॉन्फिडेंशियल है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकते। वो उसी के अंदाज में बोली। तो सादान ने बेइख्तियार कर आंखें मीच ली। हिंजिला अब अपना सामान समेट रही थी। शायद उसका काम हो चुका था। बैठो हानि, वापस बैठ जाओ। वो उसे उठते देख कर ज़रा सख्ती से बोला। आखिरी इत्तलात तक न तुम मेरे बाप हो न भाई हो। एक थर्ड पर्सन को मैं इजाज़त नहीं देती कि कोई मुझे उठाए बैठाए। सादान ने अब आपके जब्त किया। वो अपना मोबाइल उठा लिया, यहाँ तक कि वो वहाँ क्लिक करते हुए एक फ़ाइल खोल चुका था और वही फ़ाइल खोले मोबाइल मेज़ पर उसके सामने रखा। हानि थम गई। ये है वो लीड सबूत जो मत्सर की कब्र में आखिरी कील। मेरे लिए तुम थर्ड पर्सन नहीं हो। वो धीरे से मेज़ पर वापस बैठ गई। एक एक करती वो मुख्तलिफ तस्वीरें, वीडियोज़ और कागजात देख रही थी। सादान लब भींचे चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल मेज़ पर रख चुकी थी। शायद वो शर्मिंदा भी थी। अगर थी तो चेहरे पर नज़र क्यों नहीं आया? एंकर साहब ने अपना मोबाइल उठाया, गाड़ी की चाबियां उठाईं। एक लम्हे को उसे देखा। मुझे भी अभी एहसास हुआ कि हम 3 माह से मिल रहे हैं और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। हिंजिला ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में, उसके चेहरे के तासुरात में कुछ था कि सादान सुध रह गया।
वो जहाँ था वहीं थम गया। उसकी आंखें कहती थी कि वो मिलते नहीं थे। ये इत्तेफाक, उनकी हर मुलाकात एक इत्तेफाक थे। अगर प्लान थी तो वो सिर्फ सादान की तरफ से। हिंजिला उस कैफ़े में सिर्फ काम करने आती थी और सादान सिर्फ हिंजिला के लिए। 3 माह वो 3 माह तक एक लिखारी से बेवकूफ़ बनता रहा, क्योंकि वो अल्फाज के रद्द-बदल से काम लेती रही है। 3 माह वो पूरे 3 माह, उन 3 माह में वो मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, तुम्हारे ईमेल। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम सादान शाह को खुली किताब की तरह पढ़ चुकी हो और मैं तुम्हें पूरे 3 माह में तुम्हारी किरदार, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे अल्फाज में घर रहा था। मैंने तुमसे ये सब करने को नहीं कहा था सैयद सादान शाह। अब अगर तुम कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जताना चाहिए। वो लम्हे के अंदर गैर हो गई थी। सादान ने जवाबन बहुत कुछ कहा था, खामोश वो भी ना रह सकी थी। गुस्से से बाहर निकल गए थे, मगर रात 8 बजे उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था, जब उसके लाइव सबूत, उसकी लीड्स, उसी के अंदाज में कोई और सिपाही मसर रिजाक के पकड़ किए हुए था। यानी हिंजिला ने सिर्फ वो सबूत देखे नहीं थे, शायद वो उन्हें अपनी ईमेल एड्रेस पे भेज भी चुकी थी। उसे अपने पैरों पे ज़मीन खिसकती महसूस हुई। उसे अपने सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा था। ज़िंदगी में पहली बार सादान शाह का शो ऑन एयर हुआ था, मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो बेवकूफ़ों की तरह कभी मेहमान को देखता तो कभी कैमरे को। वो लाइव शो से उठकर कैफ़े में आया। लोग उसे देख रहे थे। कैफ़े का अमला भी, बेलों वाली मेज़ खाली थी, वहाँ नहीं थी। सादान ने लरजते हाथों से ईमेल भेजने की कोशिश की, मगर एड्रेस गैर विल था। आज पहली बार वो कैफ़े में किसी और निश्त पर बैठ गया था। शक्की शुद्ध, उसे रोना भी ना आ सका। वो शुल था। वो सोशल मीडिया पे लोग न जाने क्या क्या कह रहे थे। उसे धड़ाधड़ कॉल्स की जा रही थी, मगर वो सुन था। ये मैडम ने आपके लिए दिया है सर। अमले में किसी ने सुर्ख स्टिकी नोट उसकी तरफ बढ़ाया। सादान ने वह थाम लिया, एक महूम सी उम्मीद के तहत, एक आस कि शायद उसके लिए कोई पता छोड़ गई हो, मगर वो अल्फाज कुछ मुख्तलिफ थे। आइंदा किसी रिएबल इंसान पर भरोसा करना। अल्फाज थप्पड़ की तरह उसके चेहरे पे लगे थे, शायद दिल पे भी। उसे गुस्सा आया था, उसे बेबसी महसूस हुई थी, उसे मलाल हुआ था, उसे शिकत महसूस हुई थी। आज शो में होने वाली गैर प्रोफेशनल हरकत और उसकी लीड किसी को मिल जाना, उसकी जॉब जा चुकी थी। उसे यकीन था कि हिंजिला से अब वो नहीं मिल सकता था। ये वजदान था। उस रात उस कैफ़े में बैठकर उसने बहुत कुछ हार दिया था, जॉब, दिल, सुकून, सब। आज हाल में उस कैफ़े में बैठे हुए उसे अंदाज़ा हो रहा था कि 3 साल गुजार आया था। ज़िंदगी ने उन 3 सालों में वो सब कुछ वापस दिया था। काम, शोहरत, मुकाम। अगर कुछ नहीं दिया था वो हिंजिला थी। गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर कागज़ पे चंद अल्फाज घसीटे थे। 3 सालों में वह ऐसा कितनी नोट लिख चुका था और कितनी गिनती भूल गई थी, मगर वो हर माह यहाँ आकर एक स्टिकी नोट पे चंद सतूर लिखता और उसे बेरे के हवाले कर देता। आज एक बार फिर उसने एक फिर नोट लिखा, वॉलेट और चाबी उठाई और उठ खड़ा हुआ। चाय, कॉफ़ी आज भी उसने अनछुई थी। आज एक बार फिर उस कैफ़े से बाहर जाते हुए उसका दिल भारी था, बेहद भारी। हर गुजरता दिन उसके दिल के ज़ख्म हरे कर देता था। बाब दहर के खुलने से 4 घंटे कबल, तारीख 7 जनवरी, शाम 4 बजे। सिंगार मेज के सामने खड़ा वो एक हाथ से अपने बालों पे ब्रश कर रहा था। शिया बाल सलीके से जम गए तो उसने कलाइयों पे हल्का परफ्यूम स्प्रे किया, गर्दन पे कुछ ज़्यादा ही। अब वो खुद को आईने में देख रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट और ऊपर सुरमई स्वेटर था, जिससे शर्ट का कॉलर और कफ झांकते थे। सफ़ेद ही सुरमई रंग की सिल्क स्लीव्स पहने वह अब आईने से हटा। बेड पे बैठकर उसने अपने जूते पहने, उसे सिए जॉगर जिन पे सुनहरी पट्टे थे। जूतों पे वो हमेशा से लाखों रुपए लुटा दिया करता था और अफसोस नहीं होता था। वो उठकर उस कैफ़े के लिए निकलता कि उसका मोबाइल जलकर बुझा। हसन सुल्तान ने एक साथ रखा मोबाइल हाथ में लिया। जरखी का मैसेज था। मैंने 1.5 घंटे पहले सादान को मैसेज किया था और अभी तक जवाब नहीं आया। तुम उसका रवैया देख रहे हो ना? मैंने पहल कर दी है, लेकिन अब तक वही हरकत कर रहा है। हसन गहरी सांस लेते हुए टाइप करने। वो मसरूफ़ हो गया यार, दूसरी बात है तो दोबारा टेक्स्ट कर लो। हाँ, जाहिर है तुम उसी की साइड लेनी है। ज़ाती बिरादरी जो है। हसन सर पकड़ कर रह गया था। वो इन लोगों का क्या करे, उनके मसाइल उनका क्या करे। यूं ही बैठे बैठे एकदम उसके जहन की सवाल पहला
फूला भटका सा मंजर उभरा। हाई कोर्ट की लंबी चौड़ी राहदारियों में भाट की बोलियों के दरमियान ढेर सारे शोर से अपने कानों के पर्दे सुन करवाते हुए अपने बाप के साथ चल रहा था और जरा कद थे संजीदा मेहरबान से। आपको पता है, वो दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। और फिर क्या था, मैंने भी उनकी तरह अदाकारी की और जैसे जाहिर किया कि मैंने उन दोनों के अपना नाम लेते सुना ही नहीं। वो स्कूल से वापस घर नहीं बाप कोर्ट आया करता था और 16 साल की उम्र में वो 16 कत्ल करने वाले मुजरिमीन के बयान सुनता। आम बच्चा नहीं था वो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुमने सुन ली। उसकी लंबी चौड़ी बातों का मफहूम निकाल रहे थे। साथ राहदारी में गुजरते हर सलाम करने वाले वकील पुलिस अफसर को सर से खम से सलाम कहते जाते थे। क्या मालूम वो तुम्हारी बुराई नहीं अच्छाई बयान कर रहे हो। हसन सुल्तान राहदारी के ऐन बच्चों पर बीच में थम सा गया था। मिराज के भी चलते चलते रुके थे। चौंकि वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें लगा वो दोनों मिलकर ग्रुप बंदी कर लेंगे और तुम्हें एक तरफ कर देंगे। और आगे से हसन के कंधे पे हाथ रखा। और मिस्टर फ्रेंडशिप को बड़ी आजमाइश होती है बच्चे, यहाँ संभल कर चलना पड़ता है। हसन चुप सा हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी की पिछली निश्त पर बैठे थे। मिराज सुल्तान अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। हसन उलझा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस लिया और वर्किंग आवाज़ ख़त्म होने के बाद अभी एक केस की तरह मुड़े। मसला क्या है हसन, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि वो दोनों मेरी बुराई नहीं कर रहे थे। उसने कह डाला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ऐसे काम नहीं करते जिनसे दो लोग बैठकर तुम्हारी बुराई करें। या शायद मैं अपनी जगह रख कर सोच रहा हूँ, अगर वहाँ होता तो मुझे यकीन होता कि मेरे दोनों दोस्त मेरी बुराई नहीं कर रहे थे। वो संजीदगी से बोले। हसन सोच में पड़ा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं दोस्तों से बदगुमानियाँ नहीं पालता हसन। वह ठिठक गया। क्योंकि मैं दोस्तों के साथ ड्रामा अदाकारी नहीं करता। जैसे तुमने उन्हें बता देना कि तुमने उनकी बात सुनी है और अब तुम्हें वजाहत चाहिए, बजाय उसके कि तुम उनके साथ अदाकारी करते। दोस्त आईना होते हैं। बदगुमानियाँ उस आईने को धुंधला कर देती हैं। दोस्तों से अच्छे गुमान रखा करो। आखिर बात जैसे हिदायत दी थी। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रही। फिर जैसे किसी ख्याल की तरह उन्होंने हसन को पुकार लिया। क्या तुमने गॉसिप में हिस्सा लेते हो हसन? और यहाँ हसन सुल्तान को लगा कि वो हिल नहीं सकेगा। उसके मुंह से कुछ ना कहा मगर चेहरा सब कुछ कह रहा था। अगर करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान कीमत करता है उसके दिल का एक कोना मशकूक हो जाता है। अलर्ट भी। उसे हर वक्त ये खौफ रहता है कि उसका कोई दोस्त ज़रूर उसकी बुराई कर रहा होगा। दोस्तों पे यकीन यूं ही नहीं आ जाया करता। हर अमल की शुरुआत खुद से करनी होती है। जब तुम इस अमल को यकीन बनाओगे तो तुम किसी दोस्त की गिबत का हिस्सा नहीं बन रहे हो तो तुम्हारी गिबत नहीं करेगा। दोस्तियाँ आसान होती हैं बच्चे, निभानी मुश्किल होती है। मुझे समझ नहीं आती पापा, मेरी म्यूचुअल फ्रेंड्स जब आपस में नाराज़ होते हैं तो एक दूसरे की बुराइयां करने लग जाते हैं और जाहिर है आप वो सुननी पड़ती है। इसलिए जब वो दोनों आप वापस राज़ी हो जाएं तो मुझे डर लगता है कि वो लोग मेरी बारे में भी बुराई करेंगे। बिलाखिर उसने अपने खसास को ज़बान दी। मिराज सुल्तान मुस्कुराया और नरम मेहरबान मुस्कुराहट। मैंने कहा ना, मिस्टर फ्रेंडशिप बड़ी आजमाइश होती है और ये तराजू के पड़ले होते हैं। सॉरी, ये असलियत में भी मैं नहीं बोल पाती। तराजू के पड़ले वॉरेवर, कभी एक भारी तो कभी दूसरा, लेकिन तराजू तो आपका है ना। यही तसल्ली काफ़ी होनी चाहिए। वो ज़रा देर को चुप हुए कि हसन सुल्तान उनके अल्फाज पर असीस कर ले। ज़रा देर की तवक्कुफ़ के बाद फिर वो बोले, बजाय इसके कि तुम अपने मुस्तरिक की दोस्ती मसाइल और बुराइयां सुनते रहो, तुम उनकी सुलह क्यों नहीं करवाते। हसन चौंक सा गया। क्या ये मुमकिन था? अच्छे दोस्त का काम यही है कि जब दो लोगों के दरमियान मसाइल हो तो जो सुलह बन कर आए वो मामला रफा दफा कर दे। अगर वो दोनों राज़ी ना हुए तो अगर वो दोनों वाकई दोस्त हुए तो एक दिन मान जाएंगे। अगर एक दूसरे दोस्त की बुराई ना सुनना बयान बेटा, हाँ तुम ये कर सकते हो कि जब वो उनमें से कोई शिकायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें मुख्तलिफ तवज़ीहात पेश कर दो, जिससे उसे ये ना लगे कि तुम किसी की साइड ले रहे हो, जिससे तुम पे भी इल्ज़ाम ना लगे और तुम गीबत कर रहे हो। वो बोलकर खामोश हुए और फिर मुस्कुराहट दबाकर हसन को देखा जो अभी से निढाल लगता था। इस तरह की दोस्तियाँ वाकई आजमाइश है। माजी में उसने ये जुमला किसी और रूम में कहा था और हाल में प्लानिंग की पांति पे बैठे उसने ये जुमला थक कर कहा था।
पलंग की पैंटी पे बैठे हैं। वो वाकई थक चुका था। जूते पहनकर वो उठ खड़ा हुआ। अपने आप को आईने में देखा। कई बार आजमाइशों का ख़त्म हो जाना हल होता है। वह ढेरे से खुद को बावर करवा गया था। आज उस कैफ़े की तरफ बढ़ते उसके कदम सुलह जो नहीं थे। वो थक गया था। अब वो इस आजमाइश को ख़त्म करने जा रहा था। उसकी तरफ से सब ख़त्म। दहर की इस बात को बंद हो जाना चाहिए। कम से कम हसन सुल्तान की तरफ से तो बंद हो जाना ही चाहिए। बाब दहर के खुलने से 3 घंटे कबल शाम 5 बजे, तारीख 7 जनवरी। सिकदर मेंशन में उतरी। वो शाम ताज़ा दम थी। मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आओ तो सुल्तान ने सिकदर अभी तक नाइट सूट में मलबूस था। बाल बिखरे हुए थे। वॉक इन क्लासेट के अंदर सफ़ेद रंग की अलमारी को खोले। वो अपने सामने टंगे ढेर सारे ब्रांडेड कपड़ों को देखे गया। हर रोज़ ये काम उसके मुलाजमिन किया करते थे, मगर आज कुछ खास था। कम से कम आज जिनसे मिलने जा रहा था उसके लिए किसी मुलाजिम के पसंद के लिबास नाकाबिले कबूल था। हर लिबास को हाथ में लेता, हर रद्द करता। बिलाखिर एक सफ़ेद रंग की हाई नेक स्वेटर के साथ सिया रंग का ओवरकोट बाजू पे डाले हुए बाहर आया। पैरों में सफ़ेद रंग के जॉगर थे। उसने जॉगर बड़े एहतियात के साथ पहने थे। वो काफ़ी पुराने थे, मगर कुछ था जो सुल्तान के लिए हमेशा एक सा रहता। वो शीशे के आईने की खड़ा बॉल बना रहा था जब दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उसकी इजाज़त के कोई अंदर आया था। आपसे कहा है कि आप दस्तक की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको दस्तक की ज़रूरत नहीं है भाई। उसने हर दिन की तरह दोहराया रे वाला जुमला एक बार फिर दोहराया। आने वाला रफ से हुलिये में था। हाथों में कुछ कागजात उठा रखे थे। जल्दान के निकलने से पहले उससे मिल लेना चाहता था। दीवार के साथ रखे एक सोफ़े पे बैठते हुए उसने जल्दान से पूछा, कागजात नामर्दगी जमा करवाने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम्हें और अब्बा को अब सुलह कर लेनी चाहिए। और बोलते बोलते वो रुक गया। उसकी आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गई। जल्दान के पैरों में उस सफ़ेद जौगर को देख रहा था। 10 साल बाद भी वो उन्हें भूल नहीं सका था। और जल्दान ने खुद पे परफ्यूम स्प्रे करते हुए सवाल किया और अपने बड़े भाई की नज़र से बेखबर था। वो दोस्तों से मिलने जा रहा था। लफ्ज़ दोस्त, ये जल्दान चौंका था। वो भी आ रही है। इस बार वो चौंका नहीं था। कई बार हमारी ज़िंदगी में मौजूद करीबी लोग हमारे वो उससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। हाँ, आ रही है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। और तुम्हारा क्या ख्याल है, इस बार भी दिल पर बोझ रख कर आओगे या कह कर आओगे? शायद उसे दिलचस्पी हुई। कह आऊँगा। मैं उसके वालिद के जनाजे में नहीं आ सका, कह आऊँगा। और वो आईने के सामने से हटते हुए बोला। उसकी आंखें सपाट थी, हाथ तासुर से खाली। उसके अकब में बैठा शहराज सिरदर हंस पड़ा। मैं उसके बाप के जनाजे की नहीं, मैं उसकी बारात की बात कर रहा हूँ। बहैसियत दूल्हा उसमें शिरकत कब करोगे? ये हुकूक वो कई साल पहले किसी को दे चुकी है, सुल्तान ने सरसरी से कहा और बेड पे पड़ा अपना कोट बाजू पे डाला। इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो मंगनी टूट चुकी है। दोबारा कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? मैं बस एक गेट टुगेदर के लिए जा रहा हूँ, किसी को प्रपोजल के लिए नहीं। और आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो 1 हफ़्ता बाद निकाह कर रही है। सोफ़े पे उसके करीब आकर बैठा और कागजात घुटने पर रख कर वर्क पलटाए। सिराज बस उसे देखता रहा। ये जूते तुम्हारे पैरों में अच्छे नहीं लग रहे, उसने बरमिला कहा। और वरक पलटते सुल्तान के हाथों की हरकत थम गई। 10 साल एक लंबा अरसा होता है, चीज़ें बदल लेनी चाहिए। एक लम्हे के लिए सुल्तान के दिल में एक ठेस सी उठी थी। आंखों के पर्दे पे ज़िंदगी फ्लैशबैक की तरह सूरज चलने लगी थी। जब वो बोला तो आवाज़ मध्यम थी। 10 साल एक लंबा अरसा होता है, उसने जैसे एतराफ़ किया था। 10 साल में चीज़ें बदल सकती है, उसने जुड़े एहसास और जज्बात नहीं। उसने साइन करना चाहा, मगर न जाने क्यों उसके हाथों में एलर्जी सा आ गई। पुरानी मोहब्बत पुराने मर्ज जैसी होती है, जिस्म के कोने में शरीयत कर जाती है। फिर जब कहीं उसे भूली वो बस्तरी मोहब्बत का जिक्र छिड़ जाता है। जिस्म का हर हिस्सा उस तकलीफ़ को महसूस करता है। ये मोहब्बत जिस्म के हिस्सों से जोक की तरह चिमट जाती है। वो उसे निकालना जिस्म को खींचने के मुतराफ है। उसने कागजात पे दस्तखत नहीं किया और सिराज की तरफ बढ़ाया और कुछ देर वाली
साथ बीत अब मकसूद थी, वह डिस्टर्ब लगता था। मुझे लगा था साधन इन 10 सालों में तुम अपने जज्बात को फरामोश कर चुके हो। ज़ुल्तान उस सारे में पहली बार मुस्कुराया था। जज्बात को फरामोश कर देने से इंसान इंसान नहीं रहता। मुझे रहना है, सो मैंने इन पे काबू पाना सीख लिया। मुझे लगा था कि तुम वो काबू खो रहे हो। इस गुफ्तगू में पहली बार सुल्तान की रंगत मुताबिर हुई थी, लेकिन बस एक लम्हे के लिए। यही तो स्ट्रगल है, खोना पाना इस खेल का हिस्सा है। वो खड़ा हुआ था, उसे जाना था। उसने फैक्ट्री के कागजात पे दस्तखत कर दिया है। नामजदगी का देखा जाएगा। कोई मसला हो तो देख लीजिएगा। मैं कुछ दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्तों सादान को शो देखा था। सुल्तान के कमरे के बिस्त में रुक गए। जब मुस्तफ़ा राज़ी तुम्हारे बारे में इल्ज़ाम लगा रहा है। सादान खामोशी सुन रहा था। वो होश था भाई, जाहिर है उसे सुनना था। अंदाज मुदफ़ाना था। हमने कभी दोस्ती में गैर ज़रूरी फेवर्स नहीं मांगे, लेकिन वो दोस्त है। जब उन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं करेगा तो दुनिया तुम पे फट्टा लगा देगी। हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी पोजीशन दोस्त बनाते हैं और ख़राब करते हैं। अपने अंदाज बदलो या फिर दोस्त। ये कुछ देर पहले वाले भाई का लहजा नहीं था जिसे सुल्तान जवाब देता। ये किंग मेकर था, उसका सबसे बड़ा भाई, जिसने अपने बाप, चचा और दोनों छोटे भाइयों को सियासत के मैदान में हर बाजी जितवाई। उसके ख़ानदान में कोई उसका हुक्म नहीं टाल सकता था। जज्बात की जंग में तुम हार जीत नहीं सकते। ये सियासत है, यहाँ सिर्फ जीत का जश्न होता है। लेकिन ज़रकीब वक़ार ने 2 साल पहले भी चचा के खिलाफ पहल ही चचा के खिलाफ केस लड़ा है, और वो एक बार फिर वही कर रही है। वो जानती थी शहर के दर्जन भर वकील हमारे खिलाफ लड़ने से मना कर चुके हैं, और हम विक्टिम से ज़रकीब के केस लेते ही आधी दुनिया ये जाहिर हो गया कि हम गिल्टी थे, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त थी। हम गिल्टी थे भाई, उसे मैं नहीं मालूम था। आखिर क्यों वो हाई स्कूल के बिछड़े उन साथियों की तरफदारी कर रहा था। एक पल के लिए 10 साल कहीं दूर चले गए थे। ये सुल्तान था जो अपने ख़ानदान के लिए लड़ सकता था। हाँ, हम गिल्टी थे, लेकिन दुनिया मानती हमारे खिलाफ खड़े होने वाले तुम्हारे दोस्त न होते। सिराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, छोटे छोटे कदम लेकर सुल्तान के करीब आकर रुका। उसका छोटा भाई उससे कद में ऊंचा था। सिराज ने उसकी आंखों में देखा, और 4 साल पहले सियासत में आने के बाद सुल्तान की आंखें हर तासुर खो चुकी थी, मगर आज वो उनको कुछ था, कोई बेयकीनी सी बाद बेचैनी से। उसे कुछ खास पसंद ना आया। मैं किंग मेकर हूँ सुल्तान, लेकिन एक बात बताऊँ। उसके कान के पास झुका। जज्बात दिमाग के तहत खा जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे वो सरगोशी करते हुए पीछे हटा। उसके बाजू पे पड़ा कोट उठाया। उसके अकब में खड़े होकर उसे कोट पहनाने लगा। मलामत से नज़र से, तुम्हें तख्त मिलने वाला है। दीमक को पीछे छोड़कर आओ। हर दहर अब गुजर चुका है। इस बाब को बंद करो या फिर मुख्तलिफ अंदाज में खोलो। बस चीज़ें तुम्हारे हक में होनी चाहिए। वरना वो आगे आया और कोट का ब्लेड उसकी कमर पर फिक्स किया। तो मजबूरन मुझे कुछ इक़्तिदाम लेने होंगे और तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। ये लम्हा सुल्तान सिकंदर के लिए चुनाव का लम्हा था। कुर्सी या फिर दीमक, उसे क्या चुनना चाहिए? 7 जनवरी शाम 6 बजे, बाब दहर के खुलने से 1 घंटा कबल। गाड़ी की गंभीर और दम घोट देने वाली खामोशी उस फ़ोन कॉल ने तोड़ी थी। गाड़ी चलाते हुए एक हाई फाई कॉलोनी का मोड़ मोड़ते हुए उसने कॉल अटेंड की। स्पीकर गाड़ी से जोड़ दिया। कहाँ हो? कोई मर्दाना आवाज़ गाड़ी में गूंजी। दोस्त के घर जा रहा हूँ, कोई काम है? तुम UN के इजलास में शरीक हो रहे हो। तुम 1 हफ्ता बाद सामने वाला जैसा अल्फाज भूल गए। तुम्हारी नौकरी नहीं चली गई थी। तुम वही इंसान नहीं हो जो 1.5 साल से बेरोज़गार हो। अब तो तन्ही से पूछ रहा था। ज़बर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं है। मैंने 2 साल यूनिसेफ के लिए झक मारी है। तुम भूल गए हो मैं अब भी बेरोज़गारी ही हूँ। 1 हफ्ता बाद मैं अमेरिका जाऊँगा और यूनिसेफ की तरफ से UN के इजलास में शिरकत करूँगा। अब उसमें तीर मारने वाली कोई बात नहीं है जो मैं तुम्हें बताता। इसका अंदाज़ बेहद सर्द था। ये खुशियाँ और कामयाबियाँ उस पर सर अंदाज होना छोड़ चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा मौका है ज़बर। तुम्हें एक अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज दोबारा मिल सकता है। वहाँ जाओ तो प्लीज़ कोई मसाइल पैदा मत करना। ज़बर खामोशी से सुनता रहा। दानिन से मुलाकात हुई थी मेरी। तुम दोनों की तलाक हो रही है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़बर ने बेजारी से कॉल काट दी। जो बातें वो खुद से नहीं करना चाहता था, वो दूसरे दोहरा रहे थे। उसे बेहद उकताहट होने लगी थी। स्टोरेज के बॉक्स से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए
वो गहरी सांस ली और सर झटका और पैकेट वापस रख दिया। बाकी का रास्ता वो सोचते हुए आया था, आपकी किसी तरह खुशियों के दरवाजे खुद भी बंद करने हैं। अगर इसका डॉक्टर कहता है तो वो खुदकुशी करने के करीब है तो दुरुस्त कहता है। लॉन में रखे जमर्द सब्ज रंग के सोफों पे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जरकीब जरा थकी सी लगती थी, अलबत्ता ज़बर नॉर्मल था और वो आजकल इस्लामाबाद में ही था, सो उसने जरकीब के साथ ही कैफ़े जाने का फैसला किया। उस फ़ोन कॉल के बाद वो सीधा यहाँ आया था। सियाह जिंजर और ऊपर सफ़ेद शर्ट थी जिसके ऊपर बगैर ब्लाउज वाला स्वेटर पहन रखा था। चेहरे पर संजीदगी छाई थी। 10 साल पहले उसकी आंखों में बेफिक्री हुआ करती थी, आज 10 साल बाद वहाँ हल्के थे। 10 साल पहले वो गम-गो हुआ करता था, आज उसे बोलना थका देता था। जरकीब खामोशी से बैठी थी, उसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग काफ़ी देर पहले भाप उड़ाना छोड़ चुका था। वो किसी गैर मरी नुक्ते पे नज़रें जमाए हुए थी। ये कलर जल्तान का फेवरेट है ना? वो काफ़ी देर की खामोशी से उकताया तो किसी तरह बात शुरू की। जरकीब बुरी तरह चौंक गई थी। उसने जमर्द रंग का मखमल की शर्ट और हमरंग ट्राउज़र पहन रखा था। शर्ट के बाजू